So again, a very beautiful good morning to all of you. This is Harsh and we are ready with our DNA daily newspaper analysis. So आज की न्यूज़ में बहुत कुछ खास चीज़ें हैं, बहुत कुछ नया सीखने को है और बहुत कुछ हमें इसमें अपने पॉइंट्स भी रखने हैं। तो देखते हैं आज की न्यूज़ में क्या क्या नई चीज़ें हैं। तो पहली न्यूज़ है स्पीड लिमिट रिवाइज फॉर ग्रेटर यूनिफॉर्मिटी। अब आपको पता है एक्सीडेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए स्पीड लिमिट रिवाइज़ कर दी है न्यू दिल्ली सरकार ने। ठीक है, तो जो भी अगर मेरठ या उसके आसपास के रीजन से हरियाणा वगैरह से अप डाउन करता है दिल्ली में, या कोई दिल्ली का ही है, तो उसे ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये स्पीड लिमिट्स हैं क्या क्या, कि अगर कोई कार है तो उसकी स्पीड लिमिट होगी 60 to 70। ठीक है जी। अगर कोई बाइक है तो उसकी स्पीड लिमिट होगी 50 to 60, इससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई ऑटो या बस है तो उसकी कितनी होगी 40। तो ये 3 स्पीड लिमिट है। इनके अगर आप ऊपर जाते हो तो आपको पता है आपके घर पे एक पार्सल भेजा जाएगा जिसे हम चालान के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्पीड लिमिट्स हो गई। तो इस पूरी न्यूज़ में बस ये डिस्कस किया है कि क्या क्या होगा, किसकी कितनी स्पीड लिमिट होनी चाहिए, वो मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट चीज़ में बता दी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट न्यूज़, दिल्ली कांग्रेस प्रोटेस्ट अगेंस्ट राइजिंग फ्यूल प्राइस। अब देखो, तो आप अगर चलाते हो, व्हीकल चलाते हो, अगर नहीं भी चलाते हो, घर में, तो आपको पता ही होगा आजकल फ्यूल के प्राइस कितने हो रहे हैं। पेट्रोल 100 प्लस है, डीजल भी ऑलमोस्ट 100 के अराउंड है। ठीक है, आजकल डीजल और पेट्रोल में ज़्यादा डिफरेंस रहा नहीं, तो मैं तो प्रेफर करूँगा अगर कोई कार या बाइक लेता है तो पेट्रोल ही ले। ठीक है, कि डीजल और इसमें फ़र्क तो रहा नहीं, और 10 साल और 15 साल आपको पता ही है, 15 ईयर पॉलिसी है पेट्रोल की और 10 ईयर है डीजल की। अगर किसी को लॉन्ग टर्म व्हीकल चाहिए तो पेट्रोल आई थिंक उसे प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, तो अब ये चीज़ आ गई। और तो अब हमारा यहाँ पे कोई रोल नहीं है दिल्ली कांग्रेस क्या कह रही है, या फिर हमें इसमें कुछ नहीं देखना। हमें देखना है ये पेट्रोल की पूरी प्राइसिंग होती कैसे है। लोगों को लगता है बस पेट्रोल आता है और उसमें स्टेट का टैक्स लगता है और सेंट्रल टैक्स लगता है, पर ऐसा नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा और चीज़ें टैक्स भी लगती हैं। ठीक है, तो आज इसे इन डेप्थ इसे डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो पेट्रोल बेसिकली होता क्या, क्रूड ऑयल से स्टार्ट होती हैं चीज़ें सारी। ओ एम सी सबसे पहले ओ एम सी जान लेते हैं। ओ एम सी क्या होती है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ठीक है, तो नाम सजेस्ट कर रहा है खुद ही, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। जो कंपनीज ऑयल की मार्केटिंग में, वो सारी कंपनी ओएमसी कहलाती हैं। अब इंडिया में कौन सी 3 प्रोमिनेंट ओएमसी हैं। नंबर 1, आप खुद गैस करो एक बार। जी हाँ, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड पहली। नंबर 2, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इसे मैं एक बार क्लीनली लिख देता हूँ, अच्छे से लिखता हूँ, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये आप समझ जाना। ठीक है, नंबर 2 हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और नंबर 3 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये 3 कंपनी है और इनका शेयर हमारे मार्केट में, इंडियन मार्केट में 90% से भी ऊपर है। ठीक है, बाकी छोटी मोटी कंपनीज है, उनका हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। 3 जो प्रोमिनेंट है उनको हमने देख लिया, भारत, हिंदुस्तान और इंडियन, ये 3 हमारी कंपनीज है। ठीक है, अब होता क्या है, अब मान लो ईरान से आपने ऑयल लिया, क्रूड ऑयल लिया। ठीक है, ले लिया जी, ठीक है, इंडिया में आ गया, एंटर हो गया इंडिया में। अब ईरान से इंडिया किस चीज़ से आया, ईरान से इंडिया आया शिप से, आ गया। अब इस पर कौन कौन से टैक्स लगेंगे, अब इसकी टैक्स देखो, कॉस्ट लगेगी। एक तो क्रूड, मतलब जो भी क्रूड ऑयल खरीदोगे उसकी कॉस्ट तो लगेगी। अब जैसे आप जोमेटो से खाना मंगाते हो, किसी अमेज़ोन से खाना मंगाते हो, वो अमेज़ोन से कोई सब वो मंगाते हो चीज़। ठीक है, तो उसमें कॉस्ट लगेगी उस चीज़ की। मान लो मैंने सन ग्लास मंगाया 500 रुपये के, प्लस उसमें लगेंगे शिपिंग चार्जेस। ठीक है, तो ऐसी इसमें शिपिंग चार्जेस, इसे कहते हैं शिपिंग चार्जेस की जगह फ्राइट चार्ज, FREIGHT, फ्राइट चार्ज। ठीक है, तो कॉस्ट प्लस फ्राइट चार्ज, ये अब तक का हुआ है बस, मतलब इंडिया में एंटर होने तक। ठीक है, तो ये 2 चीज़ हो गई, एक चार्ज ये लग गया, प्लस अब क्या लगेगा इसमें, इंपोर्ट चार्जेस। इंपोर्ट चार्ज, अब इंपोर्ट चार्ज आपको पता ही है, कोई इनटेक करेंगे हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज तो उसका इंपोर्ट चार्ज लगता है। लेकिन इंपोर्ट चार्ज खाली अब किन किन बेसिस पे लगता है ये देख लेते हैं। इंपोर्ट चार्ज लगता है इंश्योरेंस, ठीक है, तेल का इंश्योरेंस, प्लस ओशन लॉस। अब एक चीज़ बताओ, आप ला रहे हो कितने मैट्रिक टन आप ऑयल ला रहे हो, तो इधर से उधर आप ट्रांसपोर्ट करोगे तो उसमें आधा लॉस भी होगा, कुछ तो लॉस होगा, एटलीस्ट 1 या 2 बैरल कुछ भी लॉस होगा, लॉस तो होगा। तो उसी चीज़ का ओशन लॉस इसमें प्राइस ऐड किया जाता है, प्लस पोर्ट फ़ी। पोर्ट, अब मान लो किसी
आप किसी भी पोर्ट पे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे उतार रहे हो मुंबई में, ठीक है, तो उसका एक प्राइस लगेगा, तो वो यहाँ पे ऐड किया जाता है। तो पोर्ट फ़ी, इंश्योरेंस और ओशन लॉस, ये 3 ऐड होके बनता है इम्पोर्ट चार्ज, ठीक है। तो ये हो गई चीज़ें। अब इसके बाद क्या चीज़ आती है, रिफाइनिंग ट्रांसफ़र। अब ऐसा तो है नहीं कि पोर्ट पे उतार दिया हमने और पोर्ट पे पोर्ट पे पड़ा रहेगा, अभी वो क्रूड ऑयल है अब भी, ठीक है। तो अब वो कहाँ पे जाएगा, रिफाइनरी में जाएगा, ठीक है। अब रिफाइनरी में जाएगा तो रिफाइनरी फ्री में तो चीज़ करेगी नहीं, तो रिफाइनिंग चार्जेस उसके लगते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल चीज़ हो गई, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, ठीक है। रिफाइनिंग चार्ज हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, अब रिफाइनरी में पहुंचा, रिफाइनरी से अब कहाँ जाएगा, रिफाइनरी से अब अपने अपने जो भी पेट्रोल पंप्स हैं उन पे जाएगा, ठीक है, वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो अब इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम इनलैंड फ्राइट। इनलैंड फ्राइट, जैसे वो था हमारा फ्राइट चार्जेस, वो कब था, जब हम ईरान से अपने कंट्री में मतलब ट्रांसपोर्ट करा रहे थे तेल, वो क्रूड ऑयल, तब था। अब ये क्या है, ये है इनलैंड चार्ज या इनलैंड फ़ी, कुछ भी कह लो, वो इनलैंड फ्राइट, ठीक है। तो इसमें क्या है, अंदर जो हम एक रिफाइनरी से मुंबई से लेके अब हमें इसे अलग अलग पेट्रोल पंप तक डिस्ट्रीब्यूट करना है तेल को, तो उसे हम इनलैंड फ़ी कहेंगे या फ्राइट कहेंगे, ठीक है। ठीक है, अब ये पेट्रोल पंप तक पहुँच गया। अब मान लो पेट्रोल पंप तक पहुँचते पहुँचते इसकी कीमत हो गई 50 रुपये, एक एस्टीमेट मान लो, ठीक है। अब यहाँ क्या लगेगा, इसमें 2 चीज़ ऐड होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी, इनकी वजह से काफ़ी इसमें राइज़ होता है, वरना बाकी तो 4-5 रुपये ऐसी इनकी ड्यूटी होती है, जो इम्पोर्ट चार्जेस होते हैं और फ्राइड प्राइस होते हैं, इन सबकी 4-5 रुपये ऐसी ड्यूटी रहती है। अब 50 रुपीज़ में अब क्या क्या जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगी एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी ये वो चीज़ है जो हम कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि ये हमारे सेंटर का टैक्स है, या सेंटर का टैक्स है, इसे कहते हैं एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। इसमें प्लस लगता है वैट। अब ये वैट क्या है, वैल्यू एडिड टैक्स, और इसे हम जो सिंपल भाषा में कहते हैं स्टेट का टैक्स, ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी हो गया सेंटर टैक्स, VAT हो गया स्टेट का टैक्स, ठीक है। तो अब एक्साइज ड्यूटी इसमें लगभग 50 रुपीज़ का यहाँ तक पहुँचा, एक्साइज ड्यूटी इसमें लग जाएगी 19 से 20 रुपये, 20 रुपये मान लो, ठीक है। और ऐसे इसमें वैट लग जाएगा लगभग 15 से 20, ऐसी वैट लग जाएगा। तो 50 + 20 कितना हो गया, 90 रुपीज़, एकदम 50 से 90 पहुँच गया, बस ये 2 टैक्स लगती है, ठीक है। चलो अब भी ये ख़त्म नहीं हुआ, 90 रुपीज़ पहुँच गया 90। अब प्लस, अब ऐसा तो है नहीं पेट्रोल पंप वाला कि फ्री में आपको चीज़ें दे देगा, कुछ उसका प्रॉफिट मार्जिन भी होगा, 4 से 5 रुपये उसका प्रॉफिट मार्जिन। तो ऐसा आके तेल पहुँच गया 95, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो अब ये जो हाइक हो रहा है, ये जो अब तेल में इतनी सारी मतलब डिमांड हो रही है, मतलब 100 से ऊपर की चीज़ जा रहा है तेल, तो ये अब कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है। तो मैंने जैसा आपको बताया था, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पहले एक बार लिख लेते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। जब मैंने कहा था इम्पोर्ट चार्ज लगेंगे यहाँ पे, नहीं वो तो नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद आता है इम्पोर्ट चार्ज, ठीक है। इम्पोर्ट चार्ज हो गया, इसके बाद आता है रिफाइनरी ट्रांसफ़र प्राइस, ठीक है। और इसके बाद आता है इनलैंड फ्राइट, इनलैंड फ्राइट जो रिफाइनरी से पेट्रोल पंप तक चीज़ जा रही है। उसके बाद आता है टैक्स, जो भी हमारे गवर्नमेंट का टैक्स है, और उसका प्रॉफिट जो है पेट्रोल पंप का, वो हम टैक्स में कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो अब आज की डेट में क्या हो रहा है, जब भी हमारे तेल में कोई भी राइज़ आता है प्राइस में, तो होता क्या है, ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट है वो एज इट इज़ रहती है, ठीक है। उसे मैं बाद में बताऊंगा, एज इट इज़ अभी के लिए समझ लो, एज इट इज़ रहती है, ठीक है। उसके बाद आता है इम्पोर्ट चार्ज। अब इम्पोर्ट चार्ज जो पहले इंश्योरेंस का था, ओशन उसका था, वो सब सेम रहेगा, लेकिन पोर्ट फ़ी जो है, पोर्ट फ़ी में हाइक हो जाएगा। अब आपको पता, पोर्ट लॉकडाउन लगा है, पोर्ट वर्कर्स नहीं है, तो उन्हें भी प्रॉफिट चाहिए होगा, तो उनके में धीरे धीरे वे अपना पोर्ट की जो फीस है वो हाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे बढ़ गए 2 रुपये, 2 रुपये यहाँ बढ़ गए। रिफाइनरी ट्रांसफ़र प्राइस, ऐसी रिफाइनरी क्या एक तरह से कंपनी है, इंडस्ट्री है, वहाँ पे रिफाइन होगा पूरा, तो वहाँ पे वर्कर्स जो कि अब तक लॉकडाउन में थे, ये सारी चीज़ें थी, मान लो 500 कंपनी थी पहले पूरे इंडिया में, ठीक है। अब उनमें से हमारी मान लो 400 कंपनी बंद हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ लेबर लॉस और ये सारी चीज़ों की वजह से बची 100 कंपनी। अब 100 कंपनी है, अब उन्हें 500 कंपनी का काम करना पड़ेगा, तो उन्हें प्राइस तो हाइज होंगी, मतलब राइज़ होंगी, तो इसलिए अब इनमें मान लो यहाँ पे 5 रुपये पर राइज़ हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या आता है इनलैंड फ्राइट। अब ये भी मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ ही बताऊँगा, बाद में समझ आएंगी ये चीज़ें, ठीक है। अब बचा टैक्स। टैक्स अब सरकार भी अपने अपने टैक्स ले रही है। अब भाई इतनी सारी कल्याण योजना, ये सारी योजनाएं निकाल रही है, तो उसके हिसाब से फिर टैक्स भी लेना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि कहीं से पैसा आ रहा है वर्ल्ड बैंक से, भाई उधार ले रहे हो तुम ये सारी चीज़ें,
तो बाद में वो चुकाने भी तो पड़ेंगी। तो टैक्स में धीरे धीरे अपनी सरकार भी राइज कर देगी। मान लो दोनों की मिला के हमारी एक्साइज ड्यूटी और वैट मिला के 5 इसमें राइज होगी, 5 5 10 और ये कितना हो गया 2 12। तो जो तेल हमें 95 का मिल रहा था उसमें 12 ऐड कर दो, अब ये हमारा 103 का हो गया। ठीक है, इसलिए हमारा ये 100 प्लस चला गया। अब मैं कह रहा था ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और इनलैंड फ्राइट बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे 103 रुपये का तेल हो गया। अब इनलैंड फ्राइट में क्या था कि किसी रिफाइनरी से, ये मैं अच्छे से, इनलैंड फ्राइट में क्या था, किसी रिफाइनरी से तेल कहाँ पे जा रहा है, पेट्रोल पंप तक जा रहा है। अब किसके थ्रू जाएगा, कोई टैंकर होगा या कोई भी चीज़ें ट्रांसफ़र कर रही होंगी, तो वो ट्रांसपोर्टेशन उसमें आएंगी। अब उसमें क्या लगेगा, उसमें खुद पेट्रोल लगेगा, उसमें खुद डीजल लगेगा। ठीक है, कोई भी टैंकर वगैरह होगा। एक पहले से ही 103 है, इसमें वो डीजल लग गया। ठीक है, अब 103 इसमें लग गया, तो इसलिए अब ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो अब धीरे धीरे और प्राइस बढ़ने शुरू होंगे। अब ये मान लो 1 महीने बाद 105 का हो जाएगा। ठीक है, अब इससे पहले मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो कि हम कब लेते थे, जब हमारा ईरान से तेल इंडिया में आ रहा था। उसमें मैंने कॉस्ट और फ्राइट प्राइस बताई थी। ठीक है, फ्राइट प्राइस। तो अब इसमें क्या हुआ, कॉस्ट, ठीक है, ये कॉस्ट वो हो गई जिसमें हमने क्रूड ऑयल उनसे ख़रीदा है। अब फ्राइट प्राइस क्या है, फ्राइट प्राइस वही है कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो भी चार्ज होगा। अब शिप में धीरे धीरे ये किससे होता है, शिप से हमारा ट्रांसपोर्टेशन सारा होता है। अब तेल इतना ज़्यादा हो रहा है, 105 रुपये पे पहुंच गया, तो अब शिप भी तो तेल से ही चलती है, उससे चलती है, धीरे धीरे उसका भी राइज़ होना शुरू होगा। अब ये तेल पहुंचेगा 1 साल बाद 110 रुपये पे। तो ऐसे हमारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती हैं। अब इसे डिक्लाइन करने का प्रोसेस क्या, मतलब कैसे अब इनके प्राइस लो कर सकते हैं। तो इसमें एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है एक्साइज ड्यूटी और प्लस वैट, ये जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं जो सबसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। ठीक है, नंबर 1 तो ये चीज़ हो गई। अब हम ईरान से मान लो क्रूड ऑयल ले रहे हैं, तो हमारा उन पे तो राज चलेगा नहीं कि ये चीज़ें कम कर दो, वो तो जितने पे बेचेंगे उतने पे बेचेंगे। ठीक है, चलो उसे हम चेंज नहीं करा सकते। अब आप एक चीज़ बताओ, एक्साइज ड्यूटी और वैट कम हो गया, मतलब 105 से मान लो तेल दोबारा 90 पे आ गया। तो अब ट्रांसपोर्टेशन जो कि हमारे टैंकर से हो रहा था, जो 105 रुपये पहले उसका खुद का तेल लग रहा था, अब उसका 90 का लगेगा, उसका 90 का लगेगा। तो अब धीरे धीरे चीज़ें सस्ती होनी शुरू होगी। अब जो तेल वो पहले, मान लो कोई सामान हमें शिपिंग चार्ज 110 रुपये लेता था, 105 रुपये लेता था, अब वो 90 रुपये लेगा। ठीक है, चलो, तो इससे फ़ायदा धीरे 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 किसे हो रहा है, रिफाइनरी को फ़ायदा हो रहा है। मतलब एट द एंड पूरा किसे फ़ायदा हो रहा है, पूरे तेल की जो प्राइस है वो लो हो रही है। ठीक है, तो ऐसे हम तेल की प्राइस ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये हमारे तेल का कुछ हो गया था सिस्टम। अब एक बार देख लेते हैं, इसमें एक एग्जांपल मैंने डाल दिया कि 41 रुपये में हमें किसे मिल जाता है, ये तेल डीलर को मिल जाता है। जो पेट्रोल पंप पे डीलर होता है उसको 41 रुपये में मिलता है। ठीक है, अब उसमें क्या क्या ऐड होता है ये चीज़ देखो, 19 रुपये उसमें क्या हो गया, एक्साइज ड्यूटी ऐड हो गई। ठीक है, ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के चार्ज थे वो टैक्स जो था। उसके बाद डीलर का कमीशन खुद का भी होता है 3 रुपये। ठीक है, हर लीटर पे 3 रुपये है, ये पर लीटर बता रहा हूँ मैं। वैट कितना हो गया, 19 रुपीज़, ये जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का है। तो अब ये देखो 41 + 19 + 3 + 17, 82 रुपये हो गया ये। तो ये मैंने एक एग्जांपल डाला था, 82 वैसे चल नहीं रहा, आपको ही पता है। तो 82 रुपये पेट्रोल का प्राइस ऐसे हो गया। ठीक है, 41 का कहाँ 41 पे आया, पूरा 82, पूरा डबल हो गया, 2x हो गया पूरा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है G7 आपको पता होगा, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ जो कि इकोनॉमी वगैरह इन सब पे बातचीत करती हैं। और 7 वो कंट्रीज़ हैं जो पूरे वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्रीज़ में गिनी जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, एक बार इनके नाम लिख देते हैं। US + UK + फ्रांस + इटली + जर्मनी एंड कौन सी होगी, UK फ्रांस इटली जर्मनी कनाडा प्लस, अब मैंने क्या कहा था आपको, जहाँ भी यूके होगा वहाँ पे जापान आप ब्लाइंडली लिख देना। ठीक है, तो ये जापान हो गया। तो अब इनकी एक बार कैपिटल भी देख लेते हैं। US की है वॉशिंगटन DC, UK की इंग्लैंड, फ्रांस की पेरिस, इटली की रोम, जर्मनी की बर्लिन, कनाडा की ओटावा और जापान की टोक्यो। ये चीज़ें क्लियर हो गई। कितनी कंट्रीज़ हैं, 3 2 5 2 7, 7 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अब ये बना कब था, G7 बना था 1990 नहीं सॉरी 1975 में। इट्स माय फॉल्ट। G7 कब बना था, 1975 में। ठीक है, वो US में वॉशिंगटन DC में बना था।
इसका कोई ऐसा सिचुएटेड हेडक्वार्टर नहीं है कि यहीं पे हेडक्वार्टर है, इसकी मीटिंग होती रहती है। इस बार 2021 की मीटिंग कहाँ हुई है इसकी, जो अभी एट प्रेजेंट जो भी हम बात करेंगे इस न्यूज़ के बाद, वो हुई है, मतलब हुई तो वर्चुअली है, लेकिन हुई कहाँ पे है, आई थिंक वर्चुअली नहीं हुई ये वाली, नहीं ये वाली वर्चुअली नहीं हुई, ये हुई कहाँ पे है, यूके, इंग्लैंड में हुई है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। 1975 में G7 बना। 1997 में आपको पता है कोई भी ग्रुप बनेगा उसमें अमेंडमेंट होगी, जैसे मैंने ब्रिक्स का बताया था उसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, और मैंने शार्क का बताया था, एशियान का बताया था, उसमें कंट्रीज टाइम टू टाइम ऐड होती रहती हैं। तो ऐसी G7 में एक कंट्री ऐड हुई, रशिया, और ये क्या बन गया, G8 बन गया, ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज़। ठीक है जी, ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज़ बन गया। अब 1997 में G8 बन गया, लेकिन 2014 में 2014 में रशिया को निकाल दिया इन्होंने, फिर दोबारा G7 बन गया। अब ऐसा क्यों करा, क्योंकि रशिया पहले क्या था आपको पता है, USSR कहते थे हम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशियन, फुल फॉर्म मुझे अभी स्ट्राइक नहीं कर रही, ठीक है, गलत हो सकती है, इसलिए इसे आप फुल फॉर्म छोड़ दो, या मैं कल बता दूंगा बाकी क्लियर करके। तो USSR था पहले, और कोल्ड वॉर चल रही थी जब इसकी USSR की USA, तो 1990 में कोल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, आपको पता होगा। और इसमें क्या हुआ था, फिर USSR कई टुकड़ों में टूट गया था। ठीक है, तो कई कंट्रीज़ निकली थी जो यूरोप में ऐड हो गई थी उसके बाद, तो उसमें से एक कंट्री थी क्रीमिया। तब USSR ने क्या किया, अब USSR तो रहा नहीं था, वो रशिया रहा था। 2014 में USSR ने क्या, मतलब रशिया ने क्या किया, क्रीमिया को फिर से एनेक्स कर लिया, फिर से हड़प लिया। तो इसे देखते हुए अब आप एक चीज़ बताओ, अब ये 7 G7 का G8 कंट्रीज़ का जो ग्रुप था वो था किस लिए, वो था इसलिए कि इकोनॉमी देखेंगे और चारों तरफ शांति हो, कोई झगड़ा वगैरह ना, ये सारी चीज़ें देखना था। अब ये वही बात हो गई ना कि बाहर जाके तो तुम कह रहे हो झगड़ा ना हो, और अंदर अपने घर में आके खुद ही झगड़ा कर रहे हो, तो वो चीज़ हो गई। तो ये चीज़ हो गई कि वैसे तो रशिया हमारे साथ है G7 ग्रुप के साथ, कि इकोनॉमी अच्छी रखेंगे, किसी कंट्री पे कोई दबाव तो नहीं डाल रहा, ये सारी चीज़ें देखेंगे, और खुद वो एक कंट्री को एनेक्स करके बैठा है, क्रीमिया को, तो इसलिए USSR मतलब रशिया को निकालना पड़ा इन्हें। ठीक है, तो G7 ग्रुप ये है। अब G7 की एक बार ये देख लेते हैं न्यूज़ जो है, तो इस G7 में क्या हुआ, अब आपको पता पेंडेमिक चल रही है, तो पेंडेमिक के हिसाब से ही चीज़ें होंगी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें पेंडेमिक के लिए 1 बिलियन वैक्सीन की शॉट्स फॉर द वर्ल्ड, ये इन्होंने डिस्कस किया कि ये चीज़ें रखी जाएंगी। इसमें जो हमारे जो बाइडन है, US के नए प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से 500 मिलियन डोसेज, और जो हमारे बोरिस जॉनसन है UK के, इंग्लैंड के, मतलब इंग्लैंड के हमारे प्राइम मिनिस्टर सॉरी, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से 100 मिलियन वैक्सीन्स हैं। ठीक है, तो और भी कंट्रीज़ ने अपने अपने विचार रखे, जैसे ये सारी चीज़ें हुई, बातचीत हुई ग्लोबल, ये सारी चीज़ें हुई, आपको पता है जो भी मीटिंग में बातचीत होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब ये हमारी लास्ट न्यूज़ है, ठीक है, आज की। तो इस न्यूज़ में क्या है, 5 न्यू कमर हु मेड इट। 5 न्यू कमर कौन है, 5 चेहरे आपको दिख रहे होंगे। तो ये हमें चेहरे से बेसिकली इतना मतलब नहीं है, फिर भी जान लो, ये है ऋतुराज गायकवाड़, कृष्णप्पा गौतम, ही इज़, आई थिंक उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, चलो इन्हें भी देखते हैं। ये हैं, ओ सॉरी यार मैंने गलत नाम बता दिए, सॉरी। ये हैं देवदत्त पडिक्कल, कृष्णप्पा गौतम, हाँ ये है सरकारिया इनका नाम। ठीक है, उसकी तरफ से खेलते हैं राजस्थान रॉयल्स। और ये ऋतुराज गायकवाड़, और ये आपको पता ही होगा नीतीश राणा। तो ये 5 लड़के, मतलब नए लड़के हैं जो हमारे इंडियन टीम में आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको पता है इंग्लैंड जा रही है हमारी जो मेंस की टीम है, इसलिए इस वजह से श्रीलंका एक टूर है, श्रीलंका का टूर लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट का, तो उसके लिए ये 5 लड़के चुने गए टीम में। बाकी और भी 6 और प्ले, मतलब वैसे तो 15% की टीम जाती है, तो उसमें और भी 9 बंदे हैं और 10 बंदे हैं, तो 5 ये भी हैं। ठीक है, अब इसे लीड कौन करेगा, श्रीलंका में लीड करेंगे हमारे शिखर धवन, और वाइस कैप्टन होंगे कौन, भुवनेश्वर कुमार। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो गई। इसमें बेसिकली इतना जानने को नहीं, बस थोड़ी चीज़ जानने को, ये 5 मैंने आपको नाम बता दिए, और आज मुझे इनके साथ एक चीज़ और अटैच करनी, इसलिए मैंने ये क्रिकेट वाली न्यूज़ बेसिकली डाल दी। तो बेसिकली है क्या, आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सी कंट्री में है, या इस कंट्री में कितने ग्राउंड है। ठीक है, तो टॉप 3 का तो आपको एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। तो इंटरनेशनल ग्राउंड कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा, इंडिया, कितने, 52, 52। उसके बाद कौन आता है, इंग्लैंड,
इंग्लैंड में कितने 23, ठीक है। इसके बाद आता ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में टोटल 19 क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है। ये हाल ही में चेंज भी होते रहते हैं, आपको अप्रोक्स वैल्यू पता होनी चाहिए, और इंडिया की तो एग्जैक्ट पता होनी चाहिए 52, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे है? जब भी हम बड़े की बात करते हैं हम इन कैपेसिटी बात करते हैं कि उसमें कितने लोग होल्ड कर सकता है वो ग्राउंड, ठीक है। तो आपको पता है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, कहाँ पे है जी ये? अहमदाबाद, हाँ, जहाँ पे सुंदर लाल रहता है हमारा, ठीक है। तो अहमदाबाद में एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, इसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 1,35,000 के अराउंड है, ठीक है। इससे पहले कौन सा हुआ करता था, जो कि अब सेकंड पे हो गया? सेकंड पे हो गया हमारा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। मेलबर्न कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जिसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 1 लाख है, 1 लाख कुछ थाउजेंड है, ठीक है, 1-2 हज़ार कुछ ऐसी है, ठीक है। तो ये दो बड़े बड़े आपको स्टेडियम की चीज़ें पता होनी चाहिए। इंडिया में कितने स्टेडियम? 52 स्टेडियम है। सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, और नंबर 2 पे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, नंबर 3 पे ईडन गार्डन है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही हम किसी दिन फुटबॉल ग्राउंड का भी लेके आएंगे, ठीक है। तो आज की न्यूज़ में इतना हमारा हो गया, कुछ और ख़ास तो नहीं है। चलो हाँ, G7 में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। G7 कंट्रीज़ में आपको पता होना चाहिए कि G7 में कौन सी कंट्रीज़ थी? इटली की कैपिटल थी रोम। रोम से अगर आपको कुछ याद आया जब मैं कैपिटल बता रहा था, तो रोम में एक वर्ल्ड ऑफ वंडर है। टोटल कितने हैं? 7 वर्ल्ड्स ऑफ वंडर हैं, जिनमें से एक रोम में है। तो रोम में कौन सा है? कॉलेजियम, स्पेलिंग माइट बी रॉन्ग बट कॉलेजियम है, ठीक है। तो इनमें से एक वंडर है, और ये जो वर्ल्ड्स ऑफ वंडर है इनकी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से डीप में डिस्कस करेंगे, एक एक वंडर कब बनाता और इसकी क्या हिस्ट्री है, सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की न्यूज़ में इतना ही था। मिलते हैं कल। कल तो छुट्टी रहेगी, चलो संडे है ना कल, तो कल नहीं परसों मिलते हैं। बाय द टाइम स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।